तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात किया जाए तो कुछ कुछ चीजें हम समझ लेते हैं। केमिस्ट्री में कुछ कंपाउंड्स हैं, ठीक है, और उन कंपाउंड्स को हम ऐसे डिवाइड करते हैं, बहुत सिंपल। दो टाइप के, एक को हम बोलते हैं सिंपल सॉल्ट्स, अगर हम सॉल्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, सिंपल सॉल्ट्स, एंड द अदर टाइप्स ऑफ salts are known as molecular addition salts। मॉलिक्यूलर एडिशन सॉल्ट्स का मतलब है जो दो तीन सॉल्ट से मिल के बने होते हैं बाय फिक्स्ड रेशियो इन अ मास, ऐसा करके, ठीक है। तो सिंपल सॉल्ट की बात किया जाए तो सिंपल सॉल्ट कौन से सॉल्ट होते हैं, अभी आपको लिखना नहीं, आपने सिर्फ देखना है। सिंपल सॉल्ट में व्हाट विल हैपन इज कि एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा एंड यू विल गेट सॉल्ट। अगर आप इस सॉल्ट को ले लो एंड इसको आप पानी में डाल दो, ठीक है, आपने एक्वस मीडियम में डाल दिया, तो एक्वस मीडियम में जो सॉल्ट्स होते हैं मैक्सिमम वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, और डिसॉल्व हो जाएंगे, आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। लेट्स से कि आपके पास सॉल्ट क्या था, एज एन एग्जांपल मैं NaCl का एग्जांपल ले रहा हूँ। आपने NaCl को पानी में डाला, ये आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में आपने पानी मिलाया, पानी में आपने थोड़ा सा ये सॉल्ट डाल दिया, एंड जैसे ही आपने एक ड्रॉपर लिया और एक ड्रॉपर से आपने क्या किया, ड्रॉप डालना शुरू किया। और इस ड्रॉप की खास बात क्या है कि अगर इसके अंदर Na+ होगा इस सॉल्यूशन के अंदर, तो ये ड्रॉप की वजह से इसका कलर क्या हो जाएगा, मान लो येलो हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस स्टेप वुड बी नोन एज टेस्टिंग, कि आप टेस्ट कर रहे हो क्या आपका आयन जो आप सोच रहे हो क्या वो इसमें है कि नहीं। दिस इज नोन एज टेस्टिंग, है ना, कि आपने चेक किया कुछ रिएजेंट डाल के कि हाँ भाई इसमें है या नहीं। अगर कलर नहीं आता तो हम बोलते भाई वो चीज नहीं है, कलर आ गया तो मैं बोल रहा हूँ कि वो चीज है। तो आपने Na+ का देखा, आपको टेस्ट मिल गया, गुड इनफ। आपने AgNO3 डाल दिया, AgNO3 वेरी फेमस, ठीक है। AgNO3 जैसे ही पानी में जाएगा आपको AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट, ऐसे बफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ना, ऐसे यहीं पे आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट दिखना शुरू हो जाएगा। एंड एकदम से जैसे आपने व्हाइट प्रेसिपिटेट देखा, आपने ये भी कंफर्म कर लिया जी कि आपके पास Cl भी है। तो सिंपल सॉल्ट में क्या खास बात होती है कि आपके सॉल्ट के अंदर जो भी आयंस प्रेजेंट हैं वो सब अपना इंडिविजुअली अलग अलग अपना टेस्ट देंगे। अगर आप उनके रिलेटेड रिएजेंट डालोगे तो आपको उसका टेस्ट मिलेगा, आपको ये चीज पता चल जाएगी कि हाँ भाई इसके अंदर जो आप आयन बोल रहे हो वो आयन प्रेजेंट है। जैसे कि Na+, K+, जो भी आपके पास है, Mg2+, जो भी आयन आपके पास है आप इसके अंदर डाल के चेक कर सकते हो। ये सिंपल सॉल्ट का फंडा होता है। सिंपल सॉल्ट आर फाउंड बाय एसिड एंड बेस रिएक्शंस, ठीक है। अब जो दूसरे टाइप के सॉल्ट्स होते हैं उनको हम दो पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज एक होता है डबल सॉल्ट, ठीक है, एंड अदर इज गोइंग टू बी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जो भी आप चाहो वो बोल सकते हो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब आपके पास क्या हुआ यहाँ पर, मॉलिक्यूलर एडिशन सुनना, मॉलिक्यूलर एडिशन दो सॉल्ट से ज्यादा मिलके बना हुआ। बात है कि ये दो या दो से ज्यादा सॉल्ट से मिलके बना होगा, और इसको इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। इसका डेफिनेशन तो हमें समझ में आ गया कि कोई भी चीज जो दो या दो से ज्यादा सॉल्ट से मिलके बना होगा हम उनको मॉलिक्यूलर एडिशन सॉल्ट बोल रहे हैं। हमने इनको कैसे क्लासिफाई किया है, हमने इनको इस तरीके से क्लासिफाई किया है कि अगर आप देखो ये वाला एग्जाम्पल तो आपको समझ में आएगा। पहले आपको यहां तक देखना, हमारे पास क्या, इन केमिस्ट्री कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। सिंपल सॉल्ट में क्या होगा, इट इज फाउंड बाय एसिड बेस रिएक्शन एंड विल गिव टेस्ट ऑफ ऑल दिस कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। एक चीज बताओ, क्या ये समझ में आया। मॉलिक्यूलर एडिशन में शुरू करें, यस ठीक है। सर। मॉलिक्यूलर एडिशन में क्या होगा, आपके पास डबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। when two or more than two simple salt are chemically combined in a fixed proportion by weight are called molecular addition salt। अब molecular addition salt डिपेंडिंग अपॉन कि उनका पानी के अंदर कैसा नेचर है, कि आपने क्या किया, मॉलिक्यूलर एडिशन सॉल्ट था आपने उसको उठा के पानी में डाल दिया, आपने उसको एक्वस मीडियम में डाल दिया। अब इस एक्वस मीडियम में कि वो कैसा बिहेव करता है, इस बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। बिहेवियर कैसे देखा आपने, पहले वाले को चेक करते हैं। तो आपने क्या किया, लेट्स टॉक अबाउट डबल सॉल्ट।
तो डबल सॉल्ट में लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके पास क्या है, कार्नेलाइट, KCl.MgCl2.6H2, ठीक है, KCl.MgCl2.6H2 आपके पास ये है। तो अगर आप इसको लोगे और आपने इसको पानी में डाल दिया, तो मोमेंट आप इसको पानी में डालोगे, यूल गेट K+, यूल गेट Cl-, यूल गेट Mg2+। आपके पास जितने भी आयंस यहाँ पर दिख रहे हैं वो सारे के सारे आयंस पानी में से टूट जाएंगे, और टूटने के बाद अगर आप टेस्ट करना चाहो इंडिविजुअली, क्या यहाँ पोटेशियम प्रेजेंट है, बिल्कुल आपको टेस्ट मिलेगा। क्या आपको Cl- दिख रहा है, आपको टेस्ट मिलेगा, Mg2+ का टेस्ट मिलेगा। आप सारे के सारे आयंस का इंडिविजुअली अलग अलग इनका टेस्ट चेक कर पाओगे, आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये प्रेजेंट है इसके अंदर। यही चीज अगर आप एक और टाइप का सॉल्ट है जो आप लेके चलोगे, लेट्स से आपके पास क्या, COCl3.6 अमोनिया, कुछ इस टाइप का सॉल्ट है। जैसे ही आपने इसको पानी में डाला, पानी में डालने के बाद आपने क्या चेक करने की कोशिश की कि भाई अब मेरा मन है मैं अमोनिया को चेक करूंगा, ठीक है, मैं चेक करूंगा कि मैं कुछ डालूंगा, देखूंगा क्या अमोनिया का टेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपने चीजें डाली, यू हैव, ऐसे ऐसे आपने ड्रॉपर से रिएजेंट डाला, रिएजेंट को आपने इसमें देखा कि भाई अभी टेस्ट आ जाना चाहिए, बिकॉज मुझे तो पता है कि अमोनिया है, हमने डाला है, हमने सॉल्ट बनाया ही अमोनिया से है। आप देखोगे एंड यूल बी सरप्राइज टू नो कि यहाँ पर नो टेस्ट फॉर अमोनिया, यहाँ पर अमोनिया को आप टेस्ट ही नहीं कर पाओगे, एज इफ कि अगर आप अपने दोस्त के पास गए और बोला कि देख भाई इसमें अमोनिया है, मैं तेरे को करके दिखाऊंगा, उसके सामने आप करोगे, कुछ होगा ही नहीं, फिर से झूठ बोलता है ये, ठीक है नहीं। आया समझ में क्या बोल रहा हूँ, कि टेस्ट आपको आएगा नहीं, एज इफ कि अमोनिया प्रेजेंट ही नहीं। तो व्हाट इज हैपनिंग वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इन दिस चैप्टर, कि जब आपने उसमें ये डाला, आपने अमोनिया से बनाया, यू नो इट, आई नो इट, बट अल्टीमेटली जब चेक करें तो अमोनिया नहीं दिख रहा है। तो अमोनिया कहाँ जा रहा है, हो क्या रहा है अमोनिया के साथ, ठीक है, हम वो सब देखने जा रहे हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बोलते हैं। क्यों कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कुछ ऐसी चीज बनाते हैं, एक ऐसा मिक्सचर, एक ऐसा यूनिट बना लेते हैं। आप ऐसा समझो कि यहाँ पर जो कोबाल्ट और अमोनिया है, ये मिलके एक ऐसा यूनिट बनाएंगे कि ये यूनिट एक एक पैकेट बन के पैक हो जाएगा, ठीक है। और अब इस पैकेट की जो आइडेंटिटी है वो अलग हो गई, आइडेंटिटी अलग हो गई का मतलब क्या है, लेट्स से आपके पास हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, जब तक ये अलग अलग है, दिस इज फ्लेमेबल, दिस इज फ्लेमेबल, मोमेंट ये रिएक्ट करके H2O बनाते हैं, इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है। जस्ट एन आइडिया आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये एग्जैक्टली exactly वही चीज है, बट जस्ट एन आइडिया। तो आपने जब ये चीज किया, तो वैसे क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो कोबाल्ट और अमोनिया मिलके एक यूनिट बना रहे हैं, अब वो अपनी आइडेंटिटी को नहीं तोड़ते। अब जो ये मिलके एक छोटी सी चीज बन गई है, इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब देखना आपके पास ये CONH3 होल 6, कुछ इस तरीके से इस डब्बे को ऐसे डिनोट करते हैं, +3। ये डब्बा बनाने का रीजन यही है कि भाई हम ये बताना चाहते हैं कि ये सब एक एंटिटी है, ये सब जुड़ा हुआ है, ये एक पैकेट है, और अब ये पैकेट एक साथ रहेगा। हम ये इसीलिए यहाँ पे बड़े ब्रैकेट दिखा रहे हैं कि भैया इससे कुछ बाहर मत निकालना, ये सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है। अब ये पैकेट या ये चीज अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करता। मतलब लेट्स से कि यहाँ पर आप कोबाल्ट को चेक करना चाहोगे तो कोबाल्ट चेक नहीं होगा, ठीक है। अगर आप अमोनिया को चेक करना चाहोगे तो अमोनिया चेक नहीं होगा। अगर आप इस पूरे को चेक करना चाहोगे तो हो सकता है, ठीक है। नाउ दिस इज अ न्यू यूनिट। क्या ये बात समझ में आ रहा है, यहाँ पर कोबाल्ट कोबाल्ट की तरह बिहेव नहीं करा, अमोनिया अमोनिया की तरह नहीं, ये सब मिलके इस तरीके से इस यूनिट की तरह बिहेव कर रहे हैं। एम आई क्लियर कि मैं बात क्या कर रहा हूँ, यस सर। यस सर। ठीक है। आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है, द कंपाउंड विच डज नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, वो खुद की आइडेंटिटी नहीं लूज बट लूज द आइडेंटिटी ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, कि वो उन आयंस की आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं जिनसे वो मिलके बने हैं। जैसे H2 और O2 में था कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज है उनको वो छोड़ चुके थे, ठीक है, इज नोन एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हमने, 4KCN+FeCN2 कूल एंड K4FeCN6। क्या ये वाली बात समझ में, एनी वन हु इज हैविंग डाउट? आज का होमवर्क है आपका, पहली चीज ये जो तीन आप फॉर्मूलाज देख रहे हो, दैट इज कार्नेलाइट, पोटैश एलम एंड मोर सॉल्ट, ठीक है, इन तीनों का फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए।
ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे याद करा जाएगा। इसको याद करने का सिंपल सा फंडा है, पोटैश एलम फिट करी। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं पोटैश एलम में, तो आपको नाम में ही समझ में आ रहा है, एलम इज फॉर एल्यूमिनियम, पोटैश इज फॉर पोटाशियम, है कि नहीं। K2SO4.Al2SO4.24H2 आपको दिख रहा है। मोर सॉल्ट भी बहुत फेमस सॉल्ट है, अमोनिया और आयरन का सॉल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कार्नेलाइट, ये तीन तुम्हारे पास है, कार्नेलाइट। ठीक है, पोटैश आलम तो नाम से ही समझ में आ जाता है, इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी जरूरी है। ठीक है, डोंट लर्न कि उसमें कौन से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ, इज इट 24, इज इट 6। ठीक है, तो दो में 6, एक में 24 है, और सब मल्टीपल में चल रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, आप नोट डाउन करो इसको। ये इसको नोट डाउन करने का मतलब है, आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा सबको। ठीक है, आपने ये चीज नोट डाउन करना है। क्या कहते हैं, ये तीनों सॉल्ट का नाम या लिखना है जल्दी से। ठीक है, जल्दी से लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं। किसी को यहाँ तक डाउट हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो मतलब इनमें किसी भी आयन की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं दिखेगी? क्या इनमें, जो अभी आप सर, देख रहे हो? यस सर, मोर सॉल्ट और पोटेशियम एलिमेंट सब में। नहीं, इनमें इनमें सब में दिखेगी। सर इनमें पर आप डॉट आए, लगा है बीच में। नहीं, डॉट लगा होने का मतलब वो नहीं होता कि आप जो सोच रहे हो। सी, यहाँ पर भी तो डॉट लगा के लिखते हैं हम, कॉम्प्लेक्स में यही चीज है, यही डिफरेंस है ना। डॉट लगाने का मतलब इट इज एडिशन। जैसे आपने ये देखा, COCl3.6 अमोनिया, तो डॉट लगाने से देर इज नो प्रॉब्लम। डॉट मीन्स कि ये दोनों मिक्स है। अच्छा। हाँ, तो डॉट से कोई दिक्कत नहीं, कभी भी ऐसा मत सोचना कि डॉट लगाने की वजह से हो रहा है। जब डब्बा बना दे, प्रॉपर बॉक्स बना दे, तो फिर वो कॉम्प्लेक्स है, वहां पर उसका आइडेंटिटी अलग हो जाएगा। ओके सर। हाँ भाई, किसी को भी यहाँ तक डाउट है कॉम्प्लेक्स तक, कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स? एनीवन जिसको डाउट हो? बोलो। सब ठीक? गुड, चलें आगे। यस। चलो जी, डिपेंडिंग अपॉन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक और छोटा सा एक मिसकंसेप्शन रहता है लोगों को, कि जो कॉम्प्लेक्स बन गया, लेट्स से आपके पास ये कॉम्प्लेक्स था, जैसे आपके पास यही था, K4 ले लेते हैं, तो K4FeCN6। ठीक है, K4FeCN6 आपके पास है। अगर मैं इसको तोड़ूं, पहले तो तोड़ना सीख लो, इसको कैसे तोड़ा जाएगा। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता होगा, यहाँ पर भी हमारे पास ये मेटल है ना, ये मेटल है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जा सकता है। सिंपल रूल जो रिडॉक्स में पढ़ते हैं हम, रिडॉक्स में रूल क्या होता है कि आप सम ऑफ ऑल दी चार्जेस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन दिस विल बी इक्वल टू 0। जैसे रिडॉक्स में किया जाता है, तो पोटेशियम का कितना होगा 4, आयरन का कितना होगा x, साइनाइड का कितना होगा -6, बराबर कितना होगा 0। -6 क्यों किया? साइनाइड पे -1 होता है, 6 साइनाइड थे तो 0 का वो -6 हो गया। बराबर कितना हो गया? x-2 इज इक्वल टू 0, x बराबर कितना हो गया? +2। क्या कोई डाउट है इसमें? ठीक नो है, सर। आ- आया समझ में? तो इस तरीके से निकालते हैं, अभी जरूरत पड़ेगी मैं फिर हेल्प कर दूंगा आपको। ठीक है, एक जनरल आइडिया बता रहा हूँ कि आप आज रिवाइज कर सकते हो रिडॉक्स में कैसे कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में। ठीक, चलो जी आगे देखें। तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, और एक होते हैं इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। देखो, परफेक्ट और इम्परफेक्ट का ये हमारे कोर्स में कुछ खास नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि ऐसा होता है। कभी आप ये मिसकंसेप्शन लेके बैठ जाओ कि कॉम्प्लेक्स में तो जो डब्बा होता है ना, वो डब्बा कभी टूटता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस कॉम्प्लेक्स को ओपन भी कर सकते हो, इसके अंदर के आयंस बाहर आते हैं। अगर इस डब्बे के आयंस इजीली और ज्यादा बाहर आएंगे तो हम उसको इम्परफेक्ट बोलेंगे कि कॉम्प्लेक्स इतना अच्छा नहीं। ठीक है, बट अगर इस डब्बे के जो आयंस है वो जल्दी बाहर नहीं आते हैं,
ठीक है, और अच्छे से पैक्ड है तो हम उसको परफेक्ट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अभी के लिए हम इसको सिंप्लीफाइड वर्जन ये रखते हैं। एंड जरूर से याद रखना, इट इज इजी टू मेक थिंग्स गो इनसाइड द कॉम्प्लेक्स एंड ऑल्सो टेक थिंग्स आउट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर चीजें जा नहीं सकती और बाहर आ नहीं सकती। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? यस सर। इतना यस सर। फ्रीक्वेंटली नहीं होता, इतना फ्रीक्वेंटली नहीं होगा जितना फ्रीक्वेंटली आप नॉर्मली चीजों के साथ देखते हो। ठीक है, इट इज गोइंग टू बी, देयर इज अ बैरियर, इतना आसान नहीं है, बट ऐसा नहीं होता कि हो ही नहीं सकता। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक, चलो जी, आ जाओ अब आगे चलते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात करना शुरू करें। व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन? तो हम जनरली कॉम्प्लेक्स में ये वाला पार्ट बनाते हैं, ऐसे डब्बा बनाते हैं। ठीक, ये जब डब्बा है ये आपका वो एंटिटी की बात कर रहा है। ये एम इज फॉर मेटल, एम इज फॉर मेटल। ठीक है, एल इज फॉर लाइगेंड। ठीक है, लाइगेंड इज समथिंग जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज होता है। ठीक है, और यहाँ पर वो क्या चीज है, यहाँ पर इट इज फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आपको याद होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फंडा, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड यू नीड अ डोनर एंड यू नीड अ एक्सेप्टर। आपके पास एक स्पीशी होगा जो डोनर होगा जिसके पास लोन पेयर होगा, और एक स्पीशी होगा जो एक्सेप्टर होगा जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा। तो डोनर और अगर एक्सेप्टर एक साथ मिले तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। इट इज अनइक्वल शेयरिंग, होता कोवेलेंट बॉन्ड ही है बट अनइक्वल शेयरिंग से बनता है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये जो लाइगेंड है यहाँ पर, ये जो एल है, ये एल इसको डोनेट कर रहा होगा, ये एल इसको डोनेट कर रहा होगा, और डोनेट कर रहा होगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करा रहा होगा। कितने यूनिट हैं ऐसे एक्स के, एल के, उसको एक्स बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। इसके बारे में पूरा आराम से पढ़ेंगे। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, हाउ डू वी कैलकुलेट कोऑर्डिनेशन नंबर, कैसे हेल्प होता है उसमें, कैसे हेल्प नहीं होता। कोऑर्डिनेशन नंबर, इस डब्बे के ऊपर चार्ज भी हो सकता है, इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव। तो एन सिंपली मींस चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। आर वी क्लियर अबाउट दिस? क्या यस सर। यहाँ तक समझ में आया? चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, आर वी क्लियर? लाइगेंड क्या होता है? क्या हमें ये पता चल गया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? क्या हमें ये पता चल गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब फॉर्म होता है? क्लियर है सबको? यस सर। यस बताओ सर। जी बाकी सारे लोग। ओके बच्चे, यहाँ पर एक और चीज आप लोग समझना। ज्यादातर कॉम्प्लेक्स में हम डीएनएफ ब्लॉक को लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हम डीएनएफ के अलावा नहीं ले सकते, हम बिल्कुल ले सकते हैं। हमारा फंडा क्या है ये सोचना, हमारा फंडा है कि हमारे पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। एल्यूमिनियम को भी लिया जाता है, एल्यूमिनियम इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट, तब भी वो बनाता है कॉम्प्लेक्स, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो मेन रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट है कि ये वेकेंट ऑर्बिटल पजेस करे, इसके पास खाली कमरा होना चाहिए ताकि ये बाहर से इलेक्ट्रॉन ले पाए। डीएनएफ को क्यों लेते हैं? कि डीएनएफ वाले बहुत बढ़िया ये सब काम कर पाते हैं, इसलिए डीएनएफ में सबसे ज्यादा ये यूज होते हैं। कॉम्प्लेक्सेस ज्यादातर हम डी वाले ही ज्यादातर हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो क्या ये वाली बात समझ में आ गई सबको? क्या है अभी इसमें एक और चीजें हैं कि ये वाला जो साइड है, आप इस कॉम्प्लेक्स के जो इस तरफ वाला साइड होता है या जो इस तरफ वाला साइड होता है, इस तरफ और इस तरफ वाले का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स के अगर बाहर यहाँ पे कुछ लिखा हो या बाहर यहाँ पे कुछ लिखा हो, तो इस वाले साइड को बोलते हैं हम बोलते हैं इनको आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर, मैं आपको आगे दिखा दूंगा, आगे और अच्छा डायग्राम बना है। आयोनाइजेशन स्फीयर का मतलब है कि भाई देखो, कोई भी चीज जो यहाँ पर पाई जाएगी या डब्बे के बाहर इस तरफ चिपकी होगी, जो भी चीज इस डब्बे के बाहर इस तरफ चिपकी होगी, वो आयंस में ब्रेक डाउन कर जाएगी, वो अलग हो जाएगी। जब आप पानी में डालोगे तो वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको जो अभी तक ले रहा हूं। आपके पास कोबाल्ट, अमोनिया, होल 6 एंड Cl3 है। क्या आपको आयनाइजेशन स्फीयर में क्लोरीन दिख रहे हैं?
ठीक है, ये आयनाइजेशन स्फीयर है, इसमें आपका क्लोरीन है और अगर आप इसको पानी में डालोगे तो आपको Cl माइनस मिलेगा। आप Cl माइनस का टेस्ट कर सकते हो, बट अगर आपने अमोनिया का टेस्ट किया तो आपको टेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स के अंदर है। क्या ये वाली बात समझ में आई सबको? आयनाइजेशन स्फीयर क्लियर है, जो भी यहाँ पे होगा वो आयंस में ब्रेक डाउन कर जाएगा, बात खत्म, सिंपल। क्या किसी को भी डाउट है इसमें? नो सर। तो कॉम्प्लेक्स ठीक, के बाहर वाले आयोनाइजेशन स्फीयर में है। बिल्कुल कॉम्प्लेक्स का इस डब्बे के बाहर जो भी है, इस बाउंड्री के बाहर जो भी है वो आयनाइजेशन स्फीयर में, वो टूट जाएगा, उसके आयंस आपको मिलेंगे, आप चाहो तो उनका टेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ओके इशिका, यस सर। ओके। आ जाओ, इसको बोलते हैं, ये जो आपके पास अंदर वाला ये वाला एरिया है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज बेसिकली जहां पे वो कॉम्प्लेक्स वाली हरकत है, इसको कोऑर्डिनेशन बोलेंगे। एक बार आप ये वाला चीज देखना, क्या आप लोग को ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है? क्या किसी को भी इसमें डाउट है? यहाँ पर ये वाले पेज पे आप लोग एनसीईआरटी रीड करोगे, आज होमवर्क यही है, जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा आपने वो टॉपिक एनसीईआरटी से रीड करने हैं। ठीक है, देखा सबने? कोई डाउट है? चले आगे, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। चलो जी, आ जाओ, लेट्स डू वन क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ, आप लोग ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। टोटल यूनिक आयंस इसमें लिख लो। ट्राई करो ये दोनों क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। चलो जी, तो टोटल आयंस, टोटल यूनिक आयंस आपके पास दोगे, आयंस दैट विल गिव टेस्ट आपके पास एक है। यहाँ पर बताना नंबर ऑफ काउंटर आयंस। काउंटर आयंस आपके पास ये आयन है जो इस कॉम्प्लेक्स को काउंटर कर रहा है, न्यूट्रलाइज करते हुए। ठीक है, तो इसमें काउंटर आयंस कितने होंगे? 1। पीपीटी आयन भी कितने होंगे? 1। क्या ये बात समझ में आया? SO4 का आप टेस्ट करा सकते हो और ये इसे काउंटर कर रहा है। काउंटर समझ में आ रहा है ना? यस। हाँ, किसी को भी इन दोनों क्वेश्चन में डाउट हो तो बता सकता है। ठीक, आ जाओ जी, नेक्स्ट चालू करते हैं। तो दिस इज हमारा वर्नर थ्योरी। ठीक है, वर्नर थ्योरी को देखते हैं। वर्नर थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी कॉम्प्लेक्स में। जस्ट अ सेकेंड।
चलो जी, ठीक है, आ जाओ जी। तो हमारे पास वर्नर थ्योरी की बात करते हैं। वर्नर थ्योरी इज फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो वर्नर थ्योरी, जो वर्नर था, ही वाज द फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, एंड इन्होंने अपना जो थ्योरी है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से पहले ही दे दिया था। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट नहीं था उससे भी पहले इनका कॉन्सेप्ट था। तो देयरफॉर जो इन्होंने नाम दिया है वैलेंसीज को या जुड़ने वाली चीजों को, उन्होंने अलग अलग तरीके से दिया है। आज देखते हैं क्या चीज है। लेट्स टॉक अबाउट दिस कॉम्प्लेक्स, CO, NH3 होल 6 एंड Cl3। अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को देखो तो यहाँ पर डिफरेंसेस हैं, कुछ डिफरेंस है, ऐसा नहीं कि हर एक चीज सेम है। तो ये जो मेटल है, मेटल से जो अमोनिया जुड़ा हुआ है, वो अमोनिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। कितने जुड़े हुए हैं वो तो हम समझ गए कि क्या है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर है, उसकी बात छोड़ो। आपका अमोनिया कोबाल्ट से कैसे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। फर्स्ट वैलेंसी इज नोन एज प्राइमरी वैलेंसी एंड द सेकंड वैलेंसी इज नोन एज सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होती है, वो टूटेगी नहीं। तो सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी वैलेंसी है? जो डब्बे के अंदर है। क्या ये बात समझ में आई? सेकेंडरी वैलेंसी उन्होंने उन्हीं को बोला जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर रहे हैं। सेकेंडरी वैलेंसी टूटती नहीं है, सेकेंडरी वैलेंसी डिसोसिएट नहीं करेगी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? प्राइमरी वैलेंसी इज द वैलेंसी जो टूट जाएगा या आयंस की तरह डिसोसिएट हो जाएगा। ये वाला पार्ट उनके लिए प्राइमरी वैलेंसी था। प्राइमरी वैलेंसी के लिए जो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन बनाई, दैट वाज डैश डैश डैश, एंड दिस इज फेयरली ऑब्वियस क्योंकि ये टूट जाता है, तो वो उन्होंने वीक की तरह ऐसे दिखाया, डैश डैश डैश। बट अगर सेकेंडरी वैलेंसी को देखो तो उन्होंने एक सॉलिड लाइन बनाया। एक और चीज है, देयर कैन बी अ वैलेंसी जो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी हो सकती है। अभी उस पर डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर में। प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी हो सकती है, और अगर कुछ ऐसा होता है तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से, डबल डबल लाइन है, पहली वाली लाइन सॉलिड है, दूसरी वाली लाइन डॉटेड है। तो अगर कोई वैलेंसी दोनों वैलेंसी की तरह बिहेव करेगा तो हम उसको बोलते हैं कौन सा वाला? ये डबल और सिंगल दोनों दोनों का साथ साथ। क्या ये बात समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है? क्या पहला वाला लाइन समझ में है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। किसी को डाउट? तो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कैसे होगी, मतलब समझ में नहीं अभी आया। बताता हूँ, अभी बताता हूँ मैं। अच्छा ये वाली छोड़ दो, क्या इसके ये दोनों तो समझ में आ गई ना तुरंत? यस सर। हाँ बस अभी मैं आपको समझाता हूँ पक्का, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी विल बी आयनाइजेबल एंड सेकेंडरी वैलेंसी विल बी नॉन आयनाइजेबल। आई होप सेकंड पॉइंट भी सबको समझ में आए। कोई जिसको ये वाली बात के अलावा किस इन दोनों पॉइंट में कोई डाउट? ठीक है, आज नेक्स्ट पॉइंट देखना। प्राइमरी वैलेंसी इज एक्सप्लेन्ड बाय ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल कैटायन। ये वाली बात को समझते हैं। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो इसके ऑक्सीडेशन नंबर को सेटिस्फाई करती है। मतलब अगर कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज है, +4 चार्ज है, तो जो चीज इसको न्यूट्रलाइज कर रहा होगा उसको हम प्राइमरी वैलेंसी में काउंट करते हैं। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट जो क्या है, नेक्स्ट इज तुम्हारा दैट इज प्राइमरी वैलेंसी एक्सप्लेन्ड बाय कोऑर्डिनेशन एंड सेकेंडरी वैलेंसी बाय कोऑर्डिनेशन नंबर। कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर अंदर आके जो बना रहे हैं उनको कोऑर्डिनेट, जो इसको कोऑर्डिनेट करे बेसिकली, हम उनको बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी समझ में आ गया? सेकेंडरी वैलेंसी जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी जो इस मेटल के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा होगा उसको बोलेंगे प्राइमरी वैलेंसी। क्या ये बात समझ में आई अभी मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, हाँ या ना? ये क्या यस सर। लाइन है? यस। ओके, तो प्राइमरी वैलेंसी क्या हो सकती है? प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, नो पॉजिटिव लिगेंड अंटिल देन। ठीक है, आज जनरली उस समय पॉजिटिव वाला केस नहीं था, ये बहुत पुरानी थ्योरी है, एक बहुत ही शुरुआती दौर है अपना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। तो इतना कुछ चीजें इसमें गलत भी हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सही है, बट कुछ चीजें इसमें सही है, कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी ओके ओके। आज इधर देखते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये नेगेटिव आयंस की तरह सेटिस्फाई किया जा सकता है कि मान लो आपका कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, तो जो नेगेटिव आयंस है वो यहाँ पर इसको सेटिस्फाई करेंगे। सेकेंडरी वैलेंसी कैन बी जस्टिफाइड बाय नेगेटिव और न्यूट्रल स्पीशी। उन्होंने बोला जो डब्बे के अंदर स्पीशी हैं
ये वाली स्पीशी कैन बी नेगेटिव, ये वाली स्पीशी कैन बी न्यूट्रल एज वेल। अभी हम जानते हैं कि ये वाली स्पीशी पॉजिटिव भी हो सकती है, उस समय पॉजिटिव लिगेंड नहीं पता थे, तो उन्होंने बोला कि अंदर वाली चीज नेगेटिव या न्यूट्रल ही होती है। ठीक। नेक्स्ट उन्होंने बोला प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल बट सेकेंडरी वैलेंसी इज डायरेक्शनल। इस बात को पहले ये 4 पॉइंट अगर आप देख लो अच्छे से, इस वाली बात को छोड़ के फिर हम आगे बात करें। यहां तक आप रीड करो, टेक योर टाइम, डाउट होगा मुझसे पूछो, फिर हम आगे चलेंगे। सर एक थर्ड वाला पॉइंट, एक और बार थर्ड वाला पॉइंट, चलो ठीक है, एक और बार थर्ड वाला पॉइंट मैं अभी आपको बताता हूँ। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या है, मेरे पास है लेट्स से कोबाल्ट। ठीक है, एंड मेरे पास है कोबाल्ट अमोनिया होल 6 एंड ये डब्बा लगाया और ये Cl3 हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको बनाना चाहूँ, एक सिंपल सा आइडिया ले रहा हूँ कि लेट्स से 6 है, तो 6 को मैं ऐसे अरेंज कर दे रहा हूँ। ये अमोनिया, ये अमोनिया, ये अमोनिया, ठीक है, ये अमोनिया हो गया, ये अमोनिया हो गया। अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, कोबाल्ट के ऊपर +3 का चार्ज है। क्या ये +3 चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया? नहीं। आपको दिख रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? क्या ये +3 चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया? नहीं। ये सब बाकी सारे जितने भी ना उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है, ये जो +3 चार्ज है इसको पहला कौन Cl- न्यूट्रलाइज कर रहा है, दूसरा Cl- न्यूट्रलाइज कर रहा है, एंड तीसरा Cl- न्यूट्रलाइज कर रहा है। क्या ये बात समझ में आई? ये जो Cl- है, ये Cl- इसको न्यूट्रलाइज करे। बच्चे आपने जो डाउट पूछा था, क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है मेटल का, उसको ये वाली चीजें न्यूट्रलाइज कर रही हैं, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रही है। क्या ये बात समझ में आया? अभी क्या डाउट क्लियर है आपका? यस सर। ठीक है, आ जाओ जी, चलें आगे। ठीक सर है, अब फोर्थ जल्दी वाला देख लो। पॉइंट भी, कौन से वाला? फोर्थ वाला। फोर्थ वाला। ठीक है बच्चे, ये देखना, प्राइमरी वैलेंसी जो है आपके पास, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको कौन नेगेटिव आयंस कर रहे हैं ना सेटिस्फाई। नेगेटिव आयंस की वजह से हो रहा है ना ऑक्सीडेशन नंबर सेटिस्फाई। ठीक है, एंड जो आपके पास साइड वाला जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाली स्पीशी कैन बी न्यूट्रल, अभी के लिए न्यूट्रल है, कैन बी नेगेटिव एज वेल, नेगेटिव भी हो सकती है। जो यहाँ पर आप लेके कोऑर्डिनेट बना रहे हो, ये नेगेटिव स्पीशी भी कर सकती है। क्या अभी क्लियर हो रहा है? अगर नहीं हो रहा हो तो मैं दोबारा बताने को तैयार हूँ, आप चेक कर सकते सर हो। अगर वो नेगेटिव होगी तो मेटल को फिर स्टेबलाइज तो कर देगी। वो करेगा ना, वही तो हम देखना चाहते हैं। आ जाओ, ये अब तुम्हारा सारा कुछ क्लियर हो जाएगा अगर आप लोग जान नहीं चाह रहे हो। एक देखना, आपके पास कॉम्प्लेक्स है CONH3 होल 5 एंड Cl, एंड बाहर आपके पास है Cl2। इस बार देखना थोड़ा सा अलग है, इस बार जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ वापस से 6 चीजें जुड़ी है, तो मैं कुछ इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ। आपके पास NH3, आपके पास NH3, आपके पास NH3, आपके पास NH3, आपके पास NH3 एंड आपके पास Cl। इस बार देखना आपके पास जो ये वैलेंसी है, ये मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को भी सेटिस्फाई कर रही है, और खुद भी वो कर रहा है, कोऑर्डिनेट भी कर रहा है। ये देखो जी, अभी समझ में आया सार्थक जो आप मुझसे पूछ रहे थे? यस सर। ठीक है, अब देखो तुम्हें दिखा ना कि ये वाली वैलेंसी किस तरह बिहेव कर रही है। ये प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी है। ठीक है, ये इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को भी न्यूट्रलाइज कर रहा है, और ये इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कर रहा है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। क्या बच्चे अभी समझ में आया? देखो यहाँ पर क्या है, निगेटिव की तरह भी तो हो रहा है ना, ये निगेटिव स्पीशी भी तो इसके साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है ना, एंड न्यूट्रल भी कर सकता है। क्या बच्चे क्लियर हो गया आपको? यस सर। यस सर। कोई भी ऐसा हो जो जिसको डाउट हो इसमें, कोई भी ऐसा जो पहले 4 में किसी को भी डाउट हो, तो हम डिस्कस कर सकते हैं। पहले 4 में किसी को भी डाउट हो। ठीक है, ओके, चलो जी, हम 5वें और 6ठे पॉइंट पे आते हैं। प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल एंड बट सेकेंडरी वैलेंसी इज डायरेक्शनल। आ जाओ इसको देखते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज डायरेक्शनल को देखा जाए तो समझते क्या है? आपने अगर कैटायन लिया है, आपने अगर कैटायन लिया है, ठीक है, और
कैटाइन बेसिकली अगर आपने आयंस लिए हैं तो आयन के साथ क्या होता है, अभी तक आपने इतना पढ़ लिया होगा इलेक्ट्रोस्टैट्स में, आयन के साथ एक फील्ड वो होती है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कुछ भी रखा होगा, कोई भी नेगेटिव चार्ज है, चाहे वो दूर हो पास हो कैसा भी हो, ये इन सबको अट्रैक्ट करेगा। आपको दिख रहा है ना, ये सबको अट्रैक्ट करेगा। देर इज नो पार्शियलिटी की, नहीं इसको ज्यादा अट्रैक्शन मिलेगा उसको कम मिलेगा, जो भी पास होगा अपने डिस्टेंस के हिसाब से इन सबको अट्रैक्ट किया जा रहा होगा, हर डायरेक्शन में अट्रैक्शन होगा। बट ये चीज आयंस के साथ होती है। अगर आप इसी में कोवलेंट की बात देखो, जो कोवलेंट की हम बात करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग या फिर शेयरिंग की बात करते हैं। इसके रूल्स होते हैं कुछ, ऐसा नहीं है कि आप जहां चाहो वहां पे शेयरिंग करा दो, आपको देखना पड़ेगा ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज बता रहा है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड है, तो वो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से बनेंगे, उनका एक डायरेक्शन होगा कि आप चाहो तो एक्स एक्सिस में ओवरलैप करा रहे हो कि आप वाई एक्सिस में ओवरलैप करा रहे हो, आप करा कैसे रहे हो। जितने भी कोवलेंट बॉन्ड है इस दुनिया में वो सारे डायरेक्शनल है। अगर डायरेक्शनल ना होते तो उनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं निकल के आता। आप सोचना इस बारे में, आपका बेंजीन है उनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपका सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, बिकॉज दे आर डायरेक्शनल, कि वो इस तरफ बॉन्ड करते हैं तो वो इसी तरफ बॉन्ड करते हैं, फिर वो ऐसे टेढ़ा और ये चीज नहीं करेंगे। बट जो आयंस होते हैं वो हर एक तरफ बॉन्ड करेंगे। क्या ये वाली बात समझ में आई आपको? यस। यस सर। ठीक है, चलो जी सेकंड। अब इसके बाद क्या, एवरी मेटल कैटायन आर फिक्स्ड। देखना जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके रिलेटेड मैं आपको बढ़िया सी ट्रिक भी सिखाऊंगा। एवरी मेटल कैटायन हैज फिक्स्ड सेकेंडरी वैलेंसी, देयरफॉर द ज्योमेट्री इज सर्टेन। आ जाओ, देखना, जो आपके पास डब्बे के अंदर ये जो नंबर है, वो ये बोल रहे हैं कि ये जो नंबर लाइगेंड के साथ लगा होता है, जो एक्स नंबर है, ये नंबर फिक्स होता है किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए। जो हम पढ़ेंगे अपने कोर्स में, या तो ये नंबर 4 होगा या तो ये नंबर 6 होगा। नंबर 4 में हमारे पास जो ज्योमेट्री आएगा, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ये, नंबर 4 में जो तुम्हारे पास ज्योमेट्री आएगा, आइदर वो DSP2 होगा या SP3 होगा। इसको हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ठीक है, और जो 6 होता है ये तो मोस्ट फेमस ऑक्टाहेड्रल है, हम पढ़ ही चुके हैं ऑक्टाहेड्रल। तो हम ये दो टाइप की ज्योमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं जो जो भी मेटल है यहाँ पर, इस मेटल के लिए जो नंबर है वो फिक्स होता है, या तो 4 होगा या तो 6 होगा, और उसके बाद आप चेंज, आप ऐसे नहीं कर सकते अजीब बाजी 7 ले लो या 5 ले लो या 3 ले लो, आज 2 ही है तो 2 ले लो, ऐसे नहीं होता। इसका जो नंबर है वो नंबर क्या होगा, वो फिक्स ही रहेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? तो ये नंबर है कि, तो सर हमें कैसे नंबर पता चलेगा? तो आपने ये मेमोराइज नहीं करना ये टेबल, आज जो मेरे साथ समझो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ोगे तो आई गारंटी यू मैं आपको ये भी समझा दूंगा कि ये नंबर्स ऐसे क्यों है। ठीक है, तो मोनोवेलेंट, बाईवेलेंट, ट्राईवेलेंट, टेट्रावेलेंट, डिपेंडिंग अपॉन चार्ज, आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या क्या कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकते हैं। ठीक है, लाइगेंड कितने कितने हो सकते हैं, तो प्लस में अगर आप देखोगे 2 4 2 4 2 4 6। ठीक है, अब बस 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 मेजरली यहाँ पर 4 6 है। इसमें जिंक, Hg, प्लैटिनम, पैलेडियम के साथ 4 है, वो सब देखेंगे क्यों होता है। आपको बिल्कुल याद नहीं करना, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको बस दिखाना चाहता हूँ कि जो ट्राईवेलेंट या उससे ऊपर उसमें 6 रहता है, जो +2 है उसमें 4 या 6 कुछ भी हो सकता है, 4 या 6 कुछ भी हो सकता है। ये वाले हमारे कोर्स में ही नहीं है, टू वाले हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है, 4 और 6 वाले हमारे कोर्स में है। तो आप जैसे ट्राईवेलेंट या टेट्रा में पहुंचते हो तो 6 का चांस ही होता है। आपको देखो कितना छोटी सी बात है, बट आपको ना एक आइडिया लग जाएगा। लेट्स से मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास है जी, मेरे पास है CO, अभी तो मैंने बहुत बार बना दिया, COCl3.6 अमोनिया। जरा बताओ इसके कोबाल्ट पे चार्ज कितना है, +3। देखा आप लोगों ने कोबाल्ट यस पे सर। चार्ज कितना है, +3। अगर कोबाल्ट पे +3 चार्ज है एंड यू हैव टू टेक अ कॉल कि सर इसका क्या होना चाहिए, आपका सीधा फंडा क्या, वो 6। अब 6 होना चाहिए, आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है।
तो ठीक है, डब्बा और मेरे पास यहाँ पर 6 चीजें होनी चाहिए। अगर NH3 आपने यहाँ पर आपने कुछ मान लो कि नहीं, किसी ने बोला सर 3 महीने ये डालूंगा, 3 ये डालूंगा, हाँ, और NH3 को मैं बाहर ले लूंगा, तो बेटा एक लॉजिक लगाओ, ये अमोनिया क्यों चिपका रहेगा इससे, जबरदस्ती चिपका रहेगा, कोई मतलब ही नहीं बनता ऐसे। अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं है, आपने इसको ओवरऑल कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया है, ये डब्बा न्यूट्रल है, ये चीज न्यूट्रल है, ये ऐसे तो चिपका नहीं रहेगा, इसका मतलब अमोनिया बाहर तो नहीं रहेगा। बट अगर आप अमोनिया को कुछ इस तरीके से करो कि अमोनिया सारा का सारा आपने अंदर कर दिया, ठीक है, अब इसके ऊपर +3 चार्ज अभी भी है, ये +3 चार्ज करने को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके पास 3 क्लोरीन आएंगे और तब बढ़िया बढ़िया काम हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? तो अब आपको हिट एंड ट्रायल लगाने में आसानी होगी कि कॉम्प्लेक्स में कितना होना चाहिए, सर 4 है या 6 है। अब इसी में एक छोटा सा देखना, NiCl2.4H2O, क्या आप बना लोगे? +2 है, +2 है, 4 या 6 दोनों हो सकता है, लेट्स टेक अ कॉल। और भी इंफॉर्मेशन दी होगी, देखिए ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही इंफॉर्मेशन है, बट इट इज अ गुड गेस, इट इज अ गुड गेस है कि नहीं? आपको चार्ट से ही पता चल जाएगा, अगर 6 है तो भाई 6, +3 है तो 6 ही होगा, +3 है तो 6 ही होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी बच्चों, पक्का? यस सर। ठीक है, एक आइडिया लगा, बाकी सारे लोग, क्या सबको आइडिया लग रहा है ये वाले पॉइंट पे? क्या अभी आपको 6 पॉइंट समझ में आ गया कि व्हाट इज द 6 पॉइंट? यस सर। एवरीवन, बाकी सारे लोग भैया? सर एक बार फिफ्थ फिर से समझा लीजिए। 5th वाला फिर से समझा दूं? यस सर। ओके, अच्छा ये जो 5th वाला है, प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल बट सेकेंडरी वैलेंसी इज डायरेक्शनल, इसको बात करते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी आयनिक की तरह है, आयनिक की तरह, क्या आयनिक ही है। तो आयंस के साथ क्या होता है, आयंस हर तरफ अट्रैक्ट करते हैं, है ना, आयंस हर एक तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो नॉन डायरेक्शनल हो गया, कोई ऐसे डायरेक्शन तो है नहीं कि कहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है। बट अगर आप कोवलेंट की बात करते हो, तो कोवलेंट वाला कंपाउंड ऐसे है कि ये वाला कार्बन है, तो कार्बन दूसरे वाले कार्बन के साथ ऐसे ही ओवरलैप करेगा, सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। तो सिग्मा बॉन्ड तो ऐसे करके ही बनता है ना, ये तो डायरेक्शन है ना। सिग्मा बॉन्ड आप कल ऐसे तो नहीं बना सकते ना कि ऐसे ये टेढ़ा कर दिया, ये ऐसे सिग्मा बॉन्ड हो गया। आया समझ में? हाँ सर आ गया। चलो जी, क्या किसी को भी डाउट है यहाँ तक? एनीवन जिसको यहाँ तक डाउट हो जल्दी से बताओ। आर वी क्लियर विद दिस पेज एवरीवन? यस और नो? यस सर। यस सर। चलो जी, ओके जी। नेक्स्ट तुम्हारे पास, अब तुम लोग देखो, अब तुम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, ये नीचे वाला मत देखना, अभी देखना, आप खुद से डिसाइड कर ले जाओगे। देखना आपके पास पहले तो आपका +3 है, तो +3 का मतलब है जी मेटल के साथ अंदर जो होगा वो 6 होने का चांस पूरा पूरा है, 6 होने का चांस पूरा पूरा है। एक्सेस ऑफ AgNO3 जैसे ही आपने डाला, आपने बोला सर 3 मोल ऑफ AgCl, ओके जी, मतलब 3 मोल ऑफ AgCl मतलब 3 क्लोरीन बाहर होंगे, 3 क्लोरीन बाहर होंगे, तभी उनका टेस्ट हो पा रहा है, तभी हमको 3 मोल ऑफ AgCl मिल रहा है। अगली बार वाले में आपने COCl3.5 अमोनिया ले लिया, आ जाओ, COCl3.5 अमोनिया ले लिया, एंड आपने इसके अंदर क्या डाला, COCl3.5 अमोनिया, एंड प्लस आपने एक्सेस ऑफ AgNO3 डाल दिया, एंड यू गॉट 2 मोल्स ऑफ AgCl। आपको दिख रहा है? आपको यहीं पे समझ में आ रहा होगा कितना Cl बाहर होगा, 2। आपके पास हो गया CO NH3 होल 5 Cl, और यहाँ पर कितने Cl बाहर होंगे, 2। अच्छा, इसी में मैं आपको बोलूं COCl3.3NH3, कोई बता पाएगा कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा होना चाहिए? और आपने यहाँ पर डाला प्लस AgNO3 एंड यू गॉट नो PPT। ठीक है, मेरे अंदर हाँ बोलो 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 बोलो। सर इसमें CONH3 3 और उसके बाद Cl3 ब्रैकेट के अंदर ही आएगा शायद। शायद नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, सारा कुछ अंदर ही होगा, क्योंकि अगर ब्रैकेट के बाहर होता तो प्रेसिपिटेट मिल जाता हमें। यस सर। ट्राई दिस अगेन, ये बताओ इसमें क्या होना चाहिए? सर सेम If यही आप- होगा, NiH2O4 और Cl2 ब्रैकेट के अंदर सर। बिल्कुल सही बात है कि इस बार क्योंकि अगेन प्रेसिपिटेट नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब है कि डब्बे के अंदर ही होगा गारंटी। क्या किसी को भी डाउट है क्या? अगर आपको ये पता चल जाए कि प्रेसिपिटेट क्या आ रहा है, तो क्या आप कॉम्प्लेक्स पहचानना शुरू कर दोगे अब?
Yes, sir. बाकी सारे लोग? हाँ जी, ये देखो ये Yes. स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हैं आपके, जो हम प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी की बात कर रहे थे। ओके, अ वेरी 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 फाइन क्वेश्चन फॉर एवरीवन, ठीक है। एंड आई वांट पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेशन, यस, ठीक है। ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस इन अबव कंपाउंड्स। कंडक्टेंस क्या होता है? व्हाट इज कंडक्टेंस? लेट्स डिस्कस व्हाट इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज ड्यू टू, या कंडक्टेंस इज मोबिलिटी ऑफ आयंस, हम पढ़ चुके हैं। कंडक्टेंस इज मोबिलिटी ऑफ आयंस, याद है? कंडक्टेंस इज मोबिलिटी ऑफ आयंस, आया ना? मोबिलिटी ऑफ Yes, Sir. sir. आयंस, ठीक है। तो मोबिलिटी ऑफ आयंस, तो जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा। कैन यू गिव मी कि व्हाट इज गोइंग टू बी द ऑर्डर? जो आपने ऊपर ये पढ़ा है, मैं आपके सामने कर रहा हूँ। आई एम गिविंग यू 2 मिनट, सोचो, जल्दी बताओ। सर ऑर्डर मतलब कैसे? ऑर्डर मतलब कौन ज्यादा करेगा, कौन कम करेगा कंडक्टेंस। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, इसको सिंप्लीफाई करते क्वेश्चन को। आपके पास ये 4 कॉम्प्लेक्स हैं, सारे लोग देख लो। इसमें कितने आयंस आएंगे, जल्दी से बताओ। ये तो बताओ, इसमें नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस, क्विक क्विक, टोटल नंबर ऑफ आयंस। 3, 4। 4 4 4। 4, 3 क्लोरीन के, एक ये 4। इसमें कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ आयंस? 3, इसमें 2। 2, और इसमें एक भी नहीं, या फिर एक ही ले लो, और क्या। वैसे तो एक भी नहीं, आयन तो है ही नहीं, है पूरा कॉम्प्लेक्स एक पैक है। तो अगर आप ये देखो तो 4 3 2 आपको दिख रहा है, तो सबसे ज्यादा आयंस किसमें? इसमें। सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी? इसकी। फिर किसकी होगी? इसकी। फिर किसकी होगी? फिर इसकी। क्या ये बात समझ में आया? और लास्ट होगा ये। यस। कंडक्टेंस इज बिकॉज ऑफ आयंस, एंड आयंस जितने होंगे उस हिसाब से कंडक्टिविटी होगी। ओके, नाउ कम्स होमोलेप्टिक लिगेंड एंड हेट्रोलेप्टिक लिगेंड। अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर सारे लिगेंड एक जैसे हैं तो उसको बोलते हैं होमोलेप्टिक। और अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर सारे के सारे जो लिगेंड है वो, मतलब सारे के सारे के अगर डिफरेंट है, तो आपके पास उसको बोला जाएगा हेट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक में ऑल लिगेंड सेम इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, हेट्रोलेप्टिक में दिस कैन बी डिफरेंट। लाइगेंड्स, लोन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज, इनका क्लासिफिकेशन हमने किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ 3 थिंग्स। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। On the basis of donor atom, it could be monodentate, bidentate, polydentate, ambidentate, ये सब मैं डिस्कस कर रहा हूँ। On the basis of donating and accepting tendency, classical and non-classical, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। मैं आज का आपको होमवर्क यहीं पर दे रहा हूँ, आपको मैं समझा रहा हूँ, बट मैं आपको होमवर्क अभी दे रहा हूँ, और आपने ये करना है। वैसे तो मेरे पास है और भी, ये मेरा लाइगेंड वाला पन्ना है, इसमें मैंने बहुत सारे लाइगेंड्स लिखे हैं। एंड मैं एडवाइस करूंगा कि आप लोग ये वाला पेज छोड़ के, वैसे तो ये वाला चाहे तो ये भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, आप लोग यहाँ तक पूरा ये भी कर सकते हैं। बट अभी के लिए आप ऐसा करना कि ये वाला पेज छोड़ देना, और इस वाले पेज के अलावा जितने भी आपके पास है, ये वाला पेज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है। इसके बाद वाले तो फिर भी सारे हो जाएंगे। आपने ये वाला पेज के आपने जरूर से याद रखने हैं, ये एक पेज आपका सबसे इंपॉर्टेंट पेज रहेगा इस चैप्टर का, ठीक है। और ये वाले, ये लाइगेंड्स के बारे में बात हो रही है। आज जो डिस्कशन करते हैं व्हाट इज लाइगेंड। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि लाइगेंड के ऊपर चार्ज क्या है। इज इट पॉजिटिव जैसे कि NO प्लस, इज इट न्यूट्रल नेगेटिव लाइक Cl माइनस, इज इट न्यूट्रल लाइक अमोनिया, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन चार्ज हम लाइगेंड को सेपरेट आउट कर सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। क्या सबको ये वाला केस समझ में आ गया? कोई ऐसा हो जिसको ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज वाली बात में डाउट हो? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द नो बेसिस सर। ऑफ चार्ज, ठीक है, No, sir. क्लियर है। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज तो इजी है। ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम आ जाओ, तो ये समझना शुरू करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम, आपके पास OH माइनस है, ये एक तरफ से डोनेट कर रहा है, इसको हम बोलते हैं मोनोडेंटेट। यहाँ पे डेंटिसिटी बोला जाता है, जो डोनेशन वाली बात है इसको डेंटिसिटी बोलते हैं।
तो यहाँ पे मोनोडेंटेट माने एक तरफ से डोनेट करेगा। ठीक है, आपके पास Cl माइनस भी इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोडेंटेट, आप SH माइनस भी ले सकते हो, इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोडेंटेट। क्या मोनोडेंटेट समझ में आ रहा है? क्या मोनोडेंटेट में किसी को भी डाउट है? मोनोडेंटेट, मोनो समझ में आ रहा है, एक तरफ से डोनेट करेगा, हाँ जी बोलो। यस सर। Yes, ठीक है, sir. ओके। बाइडेंटेट समझना आप लोग, ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है इस चैप्टर का, इसको बोलते हैं हम EN, हमने शॉर्ट फॉर्म्स दे रखे हैं इनको। इसका नाम होता है इथाइलिन। इथाइलिन इज फॉर द टू कार्बन्स दैट आर प्रेजेंट इन बिटवीन, ये दो कार्बन जो बीच में, उनके लिए इथाइलिन। डायअमीन, डायअमीन जो दोनों तरफ दोनों अमोनिया है उसके लिए है, और इनके ऊपर होता है लोन पेयर, और ये दोनों लोन पेयर ऐसे डोनेट कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बाइडेंटेट लिगेंड, इसको बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट बिकॉज ये दो तरफ से डोनेट कर रहा है। एंड अक्सर बाइडेंटेट लिगेंड्स या इससे ऊपर वाले, पॉलीडेंटेट या बाइडेंटेट, आप समझ रहे हो, दो तरफ से कर रहा है तो बाई हो गया, तीन तरफ से कर रहा है तो ट्राइडेंटेट हो जाएगा। इसी का एक भाई होता है जिसको हम ऐसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्राइएन। ठीक है, अब बस ये रहा CH2 CH2 NH2, इस तरीके से ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। क्या ये बात समझ में आई? ये तीनों तरफ से डोनेट कर रहा है, तीनों तरफ से। अब ये तीन तरफ से करे तो ये ट्राइडेंटेट हो गया, छह जगह से करेगा तो हेक्साडेंटेट हो जाएगा, चार जगह से करेगा तो क्वाड्राडेंटेट हो जाएगा, पांच पेंटाडेंटेट हो जाएगा। आई गेस यू गेट दी आइडिया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या डेंटिसिटी, पॉलीडेंटेट समझ में आ गया, बाइडेंटेट समझ में आ गया, मोनोडेंटेट समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. सही है। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है? एक होता है एम्बीडेंटेट। एम्बीडेंटेट में हम CN माइनस को लेते हैं लेट्स से। तो CN माइनस में क्या है कि कार्बन चाहे तो यहां से डोनेट करे, कार्बन चाहे तो नाइट्रोजन के लोन पेयर से डोनेट करे। इसके पास ऑप्शन, एक बार में एक ही जगह से करेगा, ऐसा नहीं है कि दोनों से एक साथ कर देगा, एक बार में एक ही जगह से करेगा, या तो कार्बन से करे या तो नाइट्रोजन से करे, बट करने को वो कहीं से भी कर सकता है। दिस इज नोन एज एम्बीडेंटेट। एक और है जो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है बट आई वुड लाइक टू टेल यू, एक उसको बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेट। तो फ्लेक्सीडेंटेट में क्या होता है? दे आर फ्लेक्सिबल विद द डेंटिसिटी। मतलब आपके पास लेट्स से SO42 माइनस, मेरे दिमाग में सबसे अच्छा एग्जांपल आता है, SO42 माइनस अगर एक तरफ से ही डोनेट करता है तो इट इज अ मोनोडेंटेट, बट अगर दोनों तरफ से डोनेट करता है देन इट इज अ बाइडेंटेट। और ये चाहे तो एक तरफ से करे, ये चाहे तो दोनों तरफ से करे, तो दिस कैन बिहेव लाइक अ मोनोडेंटेट और दिस कैन बिहेव लाइक अ बाइडेंटेट। तो दिस इज वाई इसको हम फ्लेक्सीडेंटेट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। क्या सबको एम्बीडेंटेट, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट एंड फ्लेक्सीडेंटेट समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। फ्लेक्सीडेंटेट भी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो जी, आज का होमवर्क ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ यही होगा कि आपने आज मेरा कहा मान के आपने ये वाले सब स्ट्रक्चर, ये वाले पेज में तो स्ट्रक्चर बने हैं ज्यादातर, देखो ये बाइडेंटेट वाले तो आपने यहीं से करने, ये जो बाइडेंटेट ये चाहो तो उससे कर सकते हो, पांच ही छह हैं वैसे तो, ये वाले तो बिल्कुल रट्टे होने चाहिए। आप इनको एग्जैक्टली एज अ पिक्चर ना, आपने दो बार देख के बनाना, दो बार बिना देखे बनाना, आपको नेक्स्ट क्लास में और मजा आएगा पढ़ने में, आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। कुछ चीजों को याद करने से हमारा जो पूरा का पूरा टॉपिक या पूरा पूरा क्लैरिटी होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, अगर हमें कुछ चीजें पता होती हैं। ठीक है, तो ये वाला काम तो आपको थोड़ा करना पड़ेगा, इट्स नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि सिमेट्री है। ऑक्सिलेट की बात करते हैं तो ऑक्सिलेट तो आपको पता है ऐसा होता है। ठीक है, ऑक्सिलेट ये हो गया। आप लोग तो बायोमोलिक्यूल्स ही पढ़ते हो, उसमें ग्लाइसिनेट भी आता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सिंपल है, डाइपरिडीन एक दो, और यूज बताए ज्यादातर एक दो तीन चार, यही चार हो रहे, मैक्सिमम चैप्टर में ये चार हो रहे। ठीक है, वरना ये वाले जो मैंने यहाँ लिखे या ना ये हो रहे, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, आप साथ साथ चीजें करते जाओगे आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए मैं आपको बस इतना ही पढ़ा रहा हूँ, और आपने ये वाले पेज तक अपना कार्यक्रम कंप्लीट करना है। नाउ आई एम गोइंग टू मीट यू ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे एज वेल। ओके, Yes, sir.
ठीक है, मैं Yes, आपको ये दोनों, ये वाला दोनों का चार्ट भेज रहा हूँ, लाइगेंड सीसी वाला भी भेज रहा हूँ, आपने उससे भी देखना है। यहाँ पे मोनो वाला तो जरूर से चार्ट बना लो, इसका नाम भी लिखा है, ये नाम भी लिख लो। जो नाम ना समझ में आए अभी के लिए छोड़ देना, मैं आपको आगे क्लास में क्लियर कर दूंगा। बाइडेंटेट वाला इससे चाहो तो इससे बना लो, वरना मेरे वाले नोट्स जो ये है दोनों ही मेरे हैं, ये वाले वो वाले हैं, ये ज्यादा अच्छे हैं, वो वाले कभी लिखे थे। ठीक है, चलो जी, दैट इज इट फॉर टुडे।